आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम ब्रिटिश काल में भारत में लागू की गई भू राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं और उनका कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमुख रूप से 3 प्रमुख भू राजस्व व्यवस्थाएं थी: स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अब हम ये जो भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी, इसकी ऐतिहासिक क्या पृष्ठभूमि रही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के सूबे की दीवानी प्राप्त की। दीवानी प्राप्ति के साथ ही भू राजस्व वसूल करने का उत्तरदायित्व भी कंपनी पर आ गया। जिस समय कंपनी ने यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया, उस समय बंगाल में राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत थे, जिनमें सबसे पहला स्रोत भू राजस्व और नमक पर कर था, दूसरा आयात निर्यात और पथ कर थे और तीसरा आबकारी कर, जुर्माना आदि विविध कर थे। राजस्व के इन तीनों स्रोतों में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह राज्य की आय का 80% था। मुगल काल में भू अभिलेखों को तैयार करने तथा उन अभिलेखों के रख रखाव का काम कानूनगो करता था। कानूनगो का पद अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जमींदारों के कार्यों पर चौकसी रखता था, राजकोष में नियमित राजस्व जमा कराता था तथा किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही कानूनगो का पद वंशानुगत हो गया। फलस्वरूप अब वह न तो राज्य के हितों की देखभाल करता था और न किसानों के हितों की, वरन जमींदारों के साथ मिलकर किसानों पर अत्याचार करने लगा। मुगलकालीन बंगाल में भू राजस्व की वसूली आमिल द्वारा होती थी। सीमांत क्षेत्रों में जमींदारों से वसूली का कार्य फौजदार करता था। मुगलों के पतन के बाद यह कार्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ गया जो स्थानीय क्षेत्रों में प्रभाव रखते थे। फलस्वरूप दूर दराज के क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली कम हो गई और किसान भूमि के वंशानुगत मालिक हो गए। 1765 ईस्वी में जब कंपनी ने दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तब कंपनी केवल भू राजस्व प्राप्त करने की इच्छुक थी। भूमि की स्थिति सुधारने के बारे में उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने भू राजस्व की वसूली का काम 2 नायब दीवानों के हाथ में सौंप दिया। ये नायब दीवान भू राजस्व वसूल करके नवाब के कोष में जमा कर देते थे और नवाब के कोष से यह राशि कंपनी के पास चली जाती थी। समय व्यतीत होने के साथ कंपनी की भू राजस्व की मांग में वृद्धि होने लगी और वह भू राजस्व की वसूली से संतुष्ट नहीं हुई। कंपनी यह समझने लगी कि नायब दीवानों द्वारा भू राजस्व की रकम बीच में ही रोक ली जाती है तथा किसान भी अपने हिस्से से अधिक उपज अपने पास रख लेते हैं। अतः 1769 ईस्वी में भू राजस्व की वसूली के लिए जिला निरीक्षकों, जिन्हें कि बाद में कलेक्टर कहा गया, की नियुक्ति की गई, किंतु ये जिला निरीक्षक स्वयं भ्रष्ट थे। अतः 1 साल बाद 1770 में 2 भू राजस्व नियंत्रण परिषदें स्थापित की गई, एक बंगाल के लिए, दूसरा बिहार के लिए। जो बंगाल के लिए थी उसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद और जो बिहार के लिए थी उसका मुख्यालय पटना रखा गया। दोनों परिषदें नायब दीवानों के कार्यों का निरीक्षण करती थी। कलकत्ता में एक भू राजस्व नियंत्रण समिति स्थापित की गई जो इन दोनों परिषदों की कार्यवाही का निरीक्षण करती थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व प्रशासन में ईमानदारी से सुधार करने का निश्चय किया। कंपनी ने स्वयं अपने दीवानी अधिकारों का प्रयोग करने का निश्चय किया। नायब दीवानों के पद को समाप्त कर जिले के निरीक्षकों को राजस्व वसूल करने का काम सौंपा गया, जिन्हें कलेक्टर कहा गया। कलेक्टर की सहायता के लिए भारतीय दीवान नियुक्त किए गए।
कलेक्टर का मुख्य काम लगान वसूल करना, लगान पंजिका तैयार करना तथा दीवानी न्याय प्रदान करना था। सूबे का भू राजस्व प्रशासन गवर्नर तथा उसके काउंसिल के हाथ में केंद्रित कर दिया गया और इस कार्य के लिए उसे राजस्व मंडल कहा जाने लगा। बोर्ड के राजस्व संबंधी मामलों में सहायता देने के लिए एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई जो राय रायन कहलाता था। लगान वसूली के लिए जो एक वर्षीय समझौता प्रणाली थी उसे रद्द कर उसके स्थान पर 5 वर्षीय समझौता प्रणाली लागू की गई, अर्थात अधिक बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए लगान वसूली का काम सौंप दिया जाता था। सामान्य परिस्थितियों में इस कार्य के लिए जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हुई। अतः नवंबर 1773 में एक नई योजना स्वीकृत की जो पहले भाग में अस्थायी थी जिसे कि तुरंत लागू करना था और दूसरे भाग की योजना स्थायी थी जिसे भविष्य में लागू करना था। अस्थायी योजना के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी को 6 डिवीजनों में विभाजित करके प्रत्येक डिवीजन में एक प्रांतीय परिषद स्थापित की गई। 5 सदस्यों की इस परिषद में 2 सदस्य गवर्नर की काउंसिल के होते थे तथा परिषद की सहायता के लिए एक भारतीय अधिकारी नियुक्त किया गया जो परिषद के लिए दीवान के रूप में कार्य करता था। कलेक्टरों को वापस बुला लिया गया तथा उन्हें प्रांतीय परिषदों के मुख्य आवास पर तैनात कर उन्हें इन परिषदों को सहायता देने को कहा गया। कलेक्टर के स्थान पर भारतीय राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए जिन्हें नायब कहा गया। ये नायब भू राजस्व की वसूली करते थे और दीवानी अदालतों की अध्यक्षता करते थे। 1772 में 5 वर्षीय प्रणाली जो लागू की गई थी उसकी अवधि 1777 में समाप्त हो गई। अब यह मतभेद उत्पन्न हुआ कि अब जो भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली हो क्या हो। तो ये तय किया गया कि अंतिम निर्णय होने तक पुनः 1 वर्षीय प्रणाली लागू कर दी जाए। 1781 में योजना का दूसरा भाग जिसे कि स्थायी रूप से लागू करने की योजना थी उसे लागू कर दिया गया। इसके अनुसार प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई और जिलों का भू राजस्व प्रशासन नायबों के पास रखा गया, किंतु कुछ जिलों में जिसमें रंगपुर, चित्रा और भागलपुर थे ब्रिटिश कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। केंद्र में 4 सदस्यों की राजस्व समिति बनाई गई जिसमें कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी रखे गए। इसकी सहायता के लिए एक भारतीय दीवान रखा गया। राय रायन को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया किंतु वह दीवान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भू राजस्व की व्यवस्था के लिए कोई रास्ता खोज रही थी। हेस्टिंग्स एक के बाद दूसरे प्रयोग करता रहा जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी राजस्व मंडल की स्थापना करना तथा कलेक्टर के पद का सृजन करना भू राजस्व के क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण कार्य थे। (1772) में जब 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया, अब हम ये देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के पूर्व की स्थिति क्या थी। अभी तक तो हमने ये देखा कि इन्होंने किस बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रयोग के तौर पर व्यवस्थाएं की थी वो क्या थी। अब हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के पूर्व की क्या परिस्थितियां थी। 1772 में जब 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय अधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का ठेका दे दिया गया। जहां जमींदारों को ठेका मिला था उनकी स्थिति भी विचित्र थी।
वे पहले एक किराएदार की भांति थे जो भूमि का निश्चित किराया दिया करते थे, किंतु अब वे भूमि के स्वामित्व की मांग कर रहे थे और जिन जमींदारों को अपदस्थ कर दिया गया था वे अब मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनकी स्थिति अब वंशानुगत हो चुकी थी। वे अपनी रैयत से भू राजस्व वसूल करते थे, जिसमें से 9/10 भाग राज्य में जमा कर देते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस ने जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबंध करने की वकालत की ताकि प्रणाली में स्थिरता आ सके। इंग्लैंड में फ्रांसिस के मत को काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हो चुका था, जिसमें भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने को कहा गया तथा जमींदारों के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त की गई। ऐसी परिस्थिति में सितंबर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कंपनी के संचालकों ने कॉर्नवालिस को जमींदारों के साथ उदार शर्तों पर समझौता करने का आदेश दिया था ताकि जमींदारों से भू राजस्व नियमित रूप से और निश्चित समय पर प्राप्त होता रहे। इस समय राजस्व मंडल का अध्यक्ष सर जॉन शोर था। मुख्य शिरस्तेदार जेम्स ग्रांट था। उसे राजस्व संबंधी मामलों का पर्याप्त अनुभव था। कॉर्नवालिस को इन दोनों अनुभवी अधिकारियों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। इन अधिकारियों के सहयोग से कॉर्नवालिस ने कुछ प्रारंभिक सुधार किए। आर्थिक दृष्टि से जिलों की संख्या घटाकर 35 से 23 कर दी गई। कलेक्टरों को पुनः जिलों में भेज दिया गया और उन्हें दीवानी न्याय का भी अधिकार दे दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें फौजदारी न्याय की शक्ति भी हस्तांतरित कर दी गई। दीवानी मामलों में कलेक्टरों को सहायता देने के लिए एक भारतीय रजिस्ट्रार होता था, जिसे 200 रुपये तक के मामले निपटाने का अधिकार दिया गया। कलेक्टरों के वेतन में वृद्धि की गई तथा उन्हें वेतन के अतिरिक्त भू राजस्व वसूली का कमीशन भी मिलने लगा। कलेक्टरों की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि की गई। (1777) में जो 1 वर्षीय व्यवस्था की गई थी वह उस समय तक के लिए थी जब तक कि कोई स्थायी योजना नहीं बन जाए। जब कॉर्नवालिस ने योजना की भू राजस्व प्रणाली पर विचार कर रहा था तो 2 तरह की विचारधाराएं सामने आई। एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व जेम्स ग्रांट कर रहा था। जेम्स ग्रांट ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जमींदार भूमि के स्वामी नहीं हैं और न ही भू राजस्व एकत्रित करने से संबंधित राज्य का अधिकारी ही माना जा सकता था। अतः जेम्स ग्रांट का विचार था कि स्थायी व्यवस्था के स्थान पर कोई दीर्घावधि की व्यवस्था की जाए, राज्य को भूमि का स्वामी माना जाए ताकि राज्य को यह अधिकार हो कि वह किसानों से किसी भी सीमा तक अपनी भू राजस्व की मांग को बढ़ा सके। दूसरी विचारधारा सर जॉन शोर की थी, जिसका कहना था कि जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी समझा जाए और भू राजस्व की मांग संविदा आधारित होनी चाहिए और निर्धारित सीमा से ऊपर उसमें वृद्धि नहीं करनी चाहिए। वह कोई भी व्यवस्था जमींदारों के साथ मिलकर करने का पक्षपाती था ताकि उन्हें भूमि के विकास के लिए प्रोत्साहन मिल सके, जिससे राज्य की भी समृद्धि होगी। वह कोई भी स्थायी प्रबंध करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसका विचार था कि हम राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला विभाग अभी अपरिपक्व है और जो भू राजस्व संबंधी सूचनाएं हमारे पास हैं वे स्थायी प्रबंध के लिए अपर्याप्त हैं।
कॉर्नवालिस सर जॉन शोर के विचारों से सहमत था, क्योंकि वह स्वयं इंग्लैंड में भूस्वामी था और भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो अंग्रेजी साम्राज्य का आधार बन सके। पिट्स इंडिया एक्ट में भी स्थायी प्रबंध करने की बात कही गई थी। इससे वह बहुत उत्साहित था। अतः 1790 ईस्वी में उसने जमींदारों से 10 वर्षीय समझौता कर लिया और यह भी कहा गया कि समझौते को स्थायी किया जा सकता है। कंपनी के संचालक मंडल ने इस 10 वर्षीय समझौते का अनुमोदन करते हुए कहा कि यदि यह 10 वर्षीय समझौता सफल रहता है तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। 3 वर्ष बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष ने इस समझौते को स्थायी करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री पिट ने डंडास के साथ विचार विमर्श करके इस समझौते को स्थायी करने का आदेश दिया और 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने इस प्रबंध को स्थायी करने की घोषणा कर दी। इस व्यवस्था का जो कॉर्नवालिस द्वारा किए गए इस स्थायी बंदोबस्त की क्या मुख्य व्यवस्थाएं थी और उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में अलग से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कॉर्नवालिस ने जो स्थायी व्यवस्था की उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया और यह कहा गया कि जब तक वे नियमित रूप से लगान चुकाते रहेंगे तब तक उनकी भूमि का नियमित रूप से यदि वो लगान नहीं चुकाएंगे तो उनकी भूमि का कोई भूभाग उस भू राजस्व की वसूली के लिए लिया जा सकता है। चूँकि राज्य भूस्वामित्व के अधिकार से मुक्त हो गया है, अतः जमींदार से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा। जमींदारों से जो राजस्व की दर निश्चित की गई वह 1765 की दर से दुगनी थी, क्योंकि कंपनी का कहना था कि इस स्थायी प्रबंध के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को इस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं था। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जमींदार और उनकी रैयत के बीच संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया, किंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करेंगे जिसमें जमींदार एवं रैयत के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होगा। यदि कोई जमींदार रैयत को दिए गए पट्टे का उल्लंघन करेगा तो उसकी रैयत को उनके विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। अब स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में विचार करते हैं। भूमि की उपज का उपयोग करने वाले 3 पक्ष होते हैं, सरकार, जमींदार और किसान। कॉर्नवालिस ने सरकार के लिए राजस्व निर्धारित करके, जमींदारों के अधिकारों की घोषणा करके सरकार और जमींदारों के हितों की तो रक्षा की, किंतु किसानों के हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। कॉर्नवालिस ने उन सभी लोगों को जमींदार मान लिया जो 1793 में भूस्वामी थे। इस प्रबंध द्वारा कॉर्नवालिस ने भूमि को संपत्ति मानकर उसके स्वामी को बेचने, दान देने तथा दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया और ऐसा करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। 1793 के पहले जमींदार को लगान वसूली का अधिकार अवश्य था, किंतु भूमि को संपत्ति नहीं माना गया था और इसीलिए कोई भी जमींदार न तो भूमि बेच सकता था
न दान में दे सकता था और न ही हस्तांतरित कर सकता था। आगे व्याख्यान में हम इस स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोष का विश्लेषण करेंगे।